इंडिया में, ठीक है। दिस इज एक्सियल पोजीशन, दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन, सो दीज आर स्पेसिफिक पोजीशंस, इनके लिए हमने कैलकुलेट किया। अब हम क्या करेंगे, एनी जनरल पोजीशन, मान लो यहाँ कहीं पे ले लिया पॉइंट पी, सपोज यहाँ ले लिया, ठीक है, पी पॉइंट यहाँ है, ना एक्सियल में ना इक्वेटोरियल में। अब देखो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हुआ, क्योंकि के क्यू बाई आर फार्मूला के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए, पॉइंट चार्ट से पी पॉइंट कितनी दूर है, ये डिस्टेंस हो गया बी पी और ये डिस्टेंस हो गया ए पी, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करना है, और ये वाली बात अभी भी सेम रहेगी कि पी पॉइंट का डिस्टेंस हमें लेना है सेंटर से, ये डिस्टेंस आर है, आर ये डिस्टेंस है, ठीक है। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन का डिस्टेंस हमें सेंटर ऑफ द डाइपोल से ही लेना है, तो ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, और जब हम जनरल पोजीशन के लिए कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ऐसा एक फार्मूला लास्ट में निकल आए कि स्पेसिफिक केस के लिए बस कुछ सब्स्टिट्यूशन करें और हमारा स्पेसिफिक केस वाला भी रिजल्ट आ जाए। तो यहाँ पर एक कॉमन चीज़ है जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो है ये वाला एंगल। अगर इस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं तो एक्सियल पोजीशन पर जब पी पॉइंट होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, जस्ट इमेजिन पी पॉइंट इधर ले आए तो ओ पी लाइन किधर हो जाएगा, इसी लाइन पर हो जाएगा ना। तो एक्सियल पोजीशन में पी पॉइंट है, इट मीन्स थीटा विल बी 0, और इक्वेटोरियल पोजीशन में अगर पी पॉइंट है देन थीटा विल बी 90। तो थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम इक्वेटोरियल और एक्सियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा फाइनल रिजल्ट अगर थीटा के टर्म्स में आ जाए तो ये काम हो सकता है, ठीक है। तो हमने थीटा को यहाँ ले लिया। अब थीटा कैसे रिलेट होगा इन सारी बातों से, कौन सी बातें, पोजीशंस, पी अगर इधर हो, पी अगर इधर हो, पी अगर यहाँ हो, तो थीटा को रिलेट कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली थीटा रिलेट हो रहा है इन ट्रायंगल्स के थ्रू, इन डिस्टेंसेस से रिलेट हो रहा है। नहीं समझ आई बात, ट्रायंगल्स में जो साइड्स का रेशियो होता है उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, वही चीज़ यहाँ भी हो रही है ना। ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, कौन सा, ओ बी पी ओ ए पी, इसमें डिस्टेंसेस हैं, एंगल है, डिस्टेंसेस भी हमें यूज़ करने हैं, हम चाहते हैं रिज़ल्ट भी एंगल की फॉर्म में आ जाए, तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके, ठीक है। ये डिस्टेंस आर है, ये तो आनी ही चाहिए फाइनल रिजल्ट में, बिकॉज आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा ये बताना है, तो आर हैज़ टू बी इंक्लूडेड। और दूसरा डिस्टेंस, इस ट्रायंगल में हमें और एक डिस्टेंस भी नोन है, ये वाली डिस्टेंस, डाइपोल लेंथ का आधा, ये भी हमें पता है। तो दो डिस्टेंसेस पता है, तीसरा वाला पता करना है, बी पी। हो जाएगा काम आराम से। कैसे हो जाएगा, चलो बताओ कैसे हो जाएगा, हाउ टू डू दिस। बी पी हमें पता लगाना है, ओ बी और ओ पी हमें पता है, दो डिस्टेंसेस पता है। देखो डायग्राम में दो डिस्टेंसेस नोन है, एक ओ बी डाइपोल लेंथ का आधा, वो हमें मालूम है, ठीक है, और ओ पी आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है, वो भी मालूम है। बी पी पता करना है इन टर्म्स ऑफ आर एंड एल एंड थीटा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो सिंपल था, तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया। कॉस थ्योरम ये है, ये वाली डिस्टेंस हमें सपोज पता लगानी, ये वाली, ठीक है, ये डिस्टेंस है सपोज R1 पता लगाना है। तो R1 स्क्वायर इक्वल टू, देखो जो एंगल होता है ना उसके सामने वाली साइड देखते हैं, थीटा के सामने वाली साइड है R1, पता है कॉस थ्योरम, तो बोलो। अच्छा चलो बोलो ना, गलत होगा कोई बात नहीं, सही करेंगे उसको, फिर बोलो कॉस थ्योरम, कॉस COS, गॉस थ्योरम नहीं, कॉस थ्योरम, बोलो बोलो कॉस थ्योरम क्या होता है। एनीबॉडी, ऑनलाइन वाला बच्चा कोई बोल सकता है। एंगल के सामने वाली साइड पता लगानी है, अगर याद नहीं आ रहा जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करो। नहीं आ रहा ना, चलो नहीं बुरा लगने का कोई बात नहीं है, यहाँ कौन से स्टूडेंट हो ना तुम, अगर तुम्हें सब आता तो तुम इधर होते ना। बोलो, सब तो इधर वालों को भी नहीं आता है, बोलो। गलत होगा कोई बात नहीं, ट्राई तो करो, क्या पता सही निकले। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में होता है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, लगभग वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है क्योंकि एंगल राइट एंगल नहीं है। देखो अगर ये
एंगल के सामने वाला, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाते हैं ना, तो एंगल के सामने वाले साइड को लेते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, एंगल के सामने वाला। हाँ, यहाँ पर क्या करेंगे, देखो R1 स्क्वायर एंगल के सामने वाला साइड इक्वल टू प्लस L स्क्वायर, ये वाली साइड का स्क्वायर, जिन साइड्स के बीच में एंगल बन रहा है, फिर माइनस 2RL cos थीटा, ये होता है, ठीक है। जो साइड हमें निकालनी है उसके अलावा जो दो साइड्स बची हैं उनके लिए लिखते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा। याद आ गया, इसी को कॉस थ्योरम बोलते हैं, कॉस थ्योरम। और अगर हम R2 की वैल्यू लिखेंगे R2 स्क्वायर, तो क्या होगा, R2 कौन सा साइड था, R2 उधर है ना, जैसे ये R1 है वैसे ये वाला R2 ले लो, है ना। एंगल जो साइड निकालनी है उसके सामने वाला, ये R2 के सामने कौन सा एंगल है, यस AOP। AOP कितना होगा, थीटा माइनस, उल्टा बोल रही है, पाई माइनस 180 माइनस थीटा ना, थीटा माइनस 180 कैसे होगा, तो 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा, ठीक है। बड़े क्लासेस में पाई बोलते हैं हम लोग, डिग्रीज में नहीं बोलते, रेडियन में बोलते हैं, ठीक है। रेडियन में पाई होता है, पाई के टर्म्स में बोलते हैं। तो इक्वेशन लिखोगे तो क्या मिलेगा, बोलो जल्दी बोलो, अब तो बता दो, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL cos नो पाई माइनस थीटा, इस बार एंगल पाई माइनस थीटा है, cos पाई माइनस थीटा इज हाउ मच, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL cos थीटा, ये हमारा R2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंसेस हमने निकाल ली। जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q यानी कि V प्लस, वो क्या होगा, K Q बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना था, नहीं प्लस Q से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना था, R1 था, समझ में आया। पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q कितना था, माइनस KQ बाय R2। तो फार्मूला में यूज़ करने के लिए हमें R1 और R2 चाहिए। यहाँ हमें क्या मिल रहे हैं, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर, तो हम पहले R1 R2 की वैल्यू ले लेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। पहले से ही कर लेते हैं, वरना इतना बड़ा एक्सप्रेशन यहाँ लिखो फिर यहाँ लिखो फिर दोनों को ऐड करो, बार बार उतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, तो अच्छा होगा हम पहले से ही R1 और R2 को सॉल्व कर लें, यहाँ से वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो R1 स्क्वायर था ये, तो पहले तो क्या करें, स्क्वायर हटाना पड़ेगा ना, कैसे होगा, देखो इस तरह से करेंगे, R1 स्क्वायर, यहाँ से पहले R स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, तो क्या आएगा 1 प्लस L स्क्वायर बाय R स्क्वायर माइनस 2L बाय R cos थीटा, इतना आ गया। फिर हम क्या करेंगे, शॉर्ट डाइपोल के लिए ही कैलकुलेट कर लेंगे पहले से ही। शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा, ये वाला टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा पता है ना, यस, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल किसकी वैल्यू छोटी होती है, आधा सेंटेंस नहीं बोलो, आधा सेंटेंस बोलने से गलत हो जाता है। फॉर ए शॉर्ट डाइपोल व्हाट इज द कंडीशन, व्हेन द डाइपोल इज कंसिडर्ड एज शॉर्ट व्हेन L इज मच लेस देन R, R से बहुत छोटा है, देयरफॉर L बाय R बिकम्स मच लेस देन 1, देयरफॉर L स्क्वायर बाय R स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड। तो ये नेगलेक्ट हो गया, तो R1 कितना आ गया, R1 स्क्वायर कितना आ गया, R स्क्वायर 1 माइनस 2L बाय R cos थीटा, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, R1 लिख लेंगे, R1 इक्वल टू क्या हो गया, R 1 माइनस 2L बाय R cos थीटा पावर 1/2, रूट कर दिया ना, स्क्वायर रूट। अब 1/R1 निकाल लो, 1/R1 अब कितना आ जाएगा, चलो अब इसको हटा देते हैं, 4
1/r1 इज इक्वल टू 1/r, देखो 1/r हो गया। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो नेगेटिव हो जाएगी पावर, 1/2 का -1/2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1 - 2l/r cos थीटा माइनस हाफ पावर हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। सुना है नाम? नहीं सुना? मेरे चैनल पे एक मैथमेटिकल टूल्स करके मिलेगा, उस पर देखना। बाइनोमियल थ्योरम बहुत बड़ा टॉपिक है, हो सकता है तुम्हारे सिलेबस में हो, आई डोंट नो। हमारे सिलेबस में था, पूरा चैप्टर था बाइनोमियल थ्योरम का। तो बाइनोमियल थ्योरम ऐसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बाइनोमियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, तो हमें थोड़ा सा यूज़ करना है। फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स तुम्हें नहीं आती तो भी फिज़िक्स पढ़ सकते हो। ये खाली एक वहम है, एक भ्रम फैलाया गया है कि अगर मैथ्स नहीं आती तो फिज़िक्स नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हायर क्लासेस में ऐसा है, और जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे लाइक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, वहाँ तुम्हें डिफरेंस भी नहीं लगेगा। मैथ्स और फिज़िक्स के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, तुम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे इसको मैथ्स में डालें या फिज़िक्स में डालें। ठीक है, हायर क्लासेस में वो ऐसे ब्लॉक्स नहीं होते हैं, ये मैथ्स है, ये फिज़िक्स है, ये केमिस्ट्री है। वहाँ सारी चीज़ें रिलेट हो जाती हैं, इंटरडिसिप्लिनरी डिस्कशन चलता है। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो सबसे बेसिक हमें जानकारी चाहिए वो यहाँ काम है। जैसे 1 + x⁴n, इस तरह का अगर कोई फंक्शन होता, बट इसमें कंडीशन ये होती है x मस्ट बी लेस देन 1, 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तभी बाइनोमियल एक्सपेंशन हम करते हैं। तो 1 + x⁴n अगर है तो ये हो जाता है 1 + nx। और भी टर्म्स होते हैं, और भी टर्म्स होते हैं, n टर्म्स होंगे, n पावर है तो n टर्म्स होंगे। ठीक है, लेकिन आगे का हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए उसका भी लॉजिक बता देते हैं। बिकॉज x इज़ लेस देन 1, फिर इसके आगे टर्म में आता है x², ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा n × n - 1 × x²। फिर नेक्स्ट टर्म आएगा n × n - 1 × n - 2 x³। ऐसे ही x की पावर बढ़ते चली जाएगी। तो x क्योंकि 1 से छोटा है, और पावर इंक्रीज़ करने से 1 से छोटे क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, और भी छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे काम का सिर्फ इतना है, 1 + nx, आगे वाले हम इग्नोर कर देंगे। इट डजेंट मीन कि बाइनोमियल एक्सपेंशन इतना ही होता है, आगे भी होगा, बट वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अगर 1 + x⁻−n है तो यहाँ 1 - nx हो जाएगा। मतलब ये जो पावर थी ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी पावर। समझ में आई बात? बस इतना समझ लो। और अगर 1 - x होता, 1 - x⁻n होती तो भी यही होता, कुछ नई बात नहीं होती। 1 - x⁻n तो क्या होता, 1 - nx। ठीक है, और 1 - x⁻−n होता तो 1 + nx, क्योंकि अब n और x दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, बस ऐसे समझ लो, जो पावर में होगा वो उधर आ जाएगा। बट बाइनोमियल एक्सपेंशन जब भी यूज़ करेंगे बस ये ध्यान रखेंगे, x हैज़ टू बी लेस देन 1, x 1 से छोटा होना चाहिए, तभी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये दिखाई दे रहा 1 - x⁻−n दिख रहा है ना। अब ये हमारा x हो जाएगा, इससे अगर कंपेयर करें तो ये x हो जाएगा। क्या ये 1 से छोटा है? क्या ये 1 से छोटा है? l/r इज़ लेस देन 1, तो 1 से छोटा है ये। तो 1 से छोटा है तो हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा वाला? ये वाला यूज़ होगा, 1 - x⁻−n। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ +½ आ जाएगा बस। हाँ, और हाफ का जो 2 था वो डिवाइड हो जाएगा, जो पावर वाला हाफ था वो उधर वाले 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 है ना यहाँ पे, यस, 1/r 1 + l/r cos थीटा, ये आ गया 1/r1। सिमिलरली 1/r2 भी कैलकुलेट किया जा सकता है। 1/r2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे पहले से था एक प्लस था, माइनस था, सॉरी प्लस था, यहाँ पे प्लस था। ठीक है, वो मिटा दिया है, यहाँ पे प्लस था। फिर ऐसे पूरा करेंगे तो यहाँ पे तो ये वाला टर्म जो प्लस था ये प्लस ही रहेगा। पावर हमारी नेगेटिव हो जाएगी, फिर नेगेटिव वाले यहाँ प्लस में आएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। तो 1/r2 हमें मिलेगा सिमिलरली
1/r2 इज इक्वल टू 1/r 1 माइनस L/r cos थीटा, ये मिलेगा। ठीक है, बोलो। cos अजीब टाइप का लिखा है, cos थीटा। ठीक है, ये आ गया। 1/r1 पता चल गया, 1/r2 पता चल गया। अब हम नेट पोटेंशियल निकाल सकते हैं। देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट P, नेट पोटेंशियल एट P क्या होगा? V प्लस V माइनस, V प्लस और V माइनस लिखेंगे, उसमें के क्यू तो कॉमन ही आएगा, के क्यू आ जाएगा कॉमन। Therefore V is equal to K Q, कॉमन आ गया। 1/r1 माइनस 1/r2 आएगा। क्यों आएगा पता है? क्यों आएगा? 1/r1 माइनस 1/r2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये था KQ/r1 और ये नेगेटिव चार्ज था, इसलिए माइनस KQ/r2। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा? 1/r1 माइनस 1/r2 के Q। 1/r1 माइनस 1/r2 करेंगे तो क्या आएगा? इसको अपना काम करने दो ना, तुम अपना काम करो। 1/r1 माइनस 1/r2 दिख रहा है ना? क्या बचेगा? 1/r1 माइनस 1/r2 करने से क्या आएगा? ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। 1/r कॉमन ले लो, चलो 1/r कॉमन ले लिया, 1 and 1 सब्ट्रैक्ट हो गए, दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा? कैसे ज़ीरो हो जाएगा? ये प्लस L/r cos थीटा है, ये माइनस L/r cos थीटा है, माइनस करने से ज़ीरो कैसे हो जाएगा? 2L हो जाएगा ना। हाँ, 2L/r cos थीटा ये आएगा। ठीक है, तो क्या आ गया? KQ/r² cos थीटा। अच्छा, 2L भी था, और Q × 2L जहाँ भी दिख जाए तुरंत समझ जाना वहाँ पे क्या करना है। क्या करना है? Q × 2L जहाँ भी दिखेगा वो क्या बन जाएगा? P बन जाएगा। ठीक है, P मतलब डाइपोल मोमेंट। ठीक है, देखो सिंबल्स में याद रखते हो अच्छी बात है, बट कोशिश करो, आदत बनाओ कि सिंबल्स में बात नहीं करना है, हमें उस सिंबल का मीनिंग बोलना है। ठीक है, जैसे हम बोलें Q × 2L क्या हो जाएगा, तो तुम्हें ये नहीं बोलना है P हो जाएगा, तुम्हें बोलना है डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि P फॉर पैरेट भी होता है, पैरेट हो जाएगा तो उड़ भी सकता है। तो इसलिए सिंबल्स में लिखना होता है बट बोलना नहीं चाहिए, बोलना हमें चाहिए उसके मीनिंग के साथ। ठीक है, Q × 2L इज डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट यहाँ लिखते हैं KP cos थीटा बाय r²। ठीक है, देखो ऐसा इसलिए तुम्हें सजेस्ट किया है कि जब गया हमारा पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट P, ये P पॉइंट कैसे है? वो थीटा एंगल पर है। अब देखो हमने इसे जनरल पोजीशन कहा है, जनरल पोजीशन, तो उससे हमें मिला जनरल एक्सप्रेशन। अब जनरल एक्सप्रेशन हम तभी कहेंगे जब हमारे स्पेसिफिक केसेस को सेटिस्फाई करता हो। स्पेसिफिक केसेस थे कौन से? एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। एक्सियल में थीटा हो जाता है 0, इक्वेटोरियल में हो जाता है 90। तो इसमें चेक करो क्या हमारे स्पेसिफिक वाले रिजल्ट्स को ये सेटिस्फाई करता है, तभी हम इसको जनरल बोल सकते हैं। तो थीटा 0 करोगे तो क्या आएगा? एक्सियल के लिए थीटा 0 कितना आ जाएगा? cos 0 इज 1, तो क्या आ जाएगा? KP/r² आया, तो सेटिस्फाई किया ना, मतलब सही है। ठीक है, फॉर एक्सियल पोजीशन थीटा इज 0, V इज KP cos 0 यानी कि 1/r² आ जाएगा। फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन, यस करेक्ट, थीटा हो जाएगा π/2। डिग्री में नहीं बोलना है, रेडियन में बोलना है। ठीक है, तो V हो जाएगा KP cos 90 यानी कि π/2, cos π/2 इज 0, तो पोटेंशियल आ गया 0, यानी कि ये हमारा एक्सप्रेशन सही है जनरल पोजीशन के लिए। ठीक है, इसमें और एक काम भी कर सकते हैं
क्योंकि P एक वेक्टर क्वांटिटी है और R यानी कि पोजीशन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। पोजीशन और डिस्टेंस में डिफरेंस होता है, पता है कि नहीं? पोजीशन एंड डिस्टेंस में एक डिफरेंस भी होता है। क्या डिफरेंस होता है? पोजीशन रैंडम लेते हैं, उल्टा बोल रही है। पोजीशन स्पेसिफिक होता है, डिस्टेंस किधर भी हो सकता है। जैसे हमने तुमको बोला मेरा घर यहाँ से 500 मीटर दूर है, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। 500 मीटर किधर? लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, ज़मीन के नीचे है क्या 500 मीटर? हाँ, अंडरग्राउंड हाउस है क्या मेरा? तो 500 मीटर डिस्टेंस तो हमने सही बताया, बट दिस इज़ नॉट डिस्क्राइबिंग द पोजीशन। पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ जो R लिखा है वो पोजीशन बता रहा है ना P पॉइंट की। P पॉइंट किधर है? अगर जगह बदल दोगे R उतना ही रहे। देखो ये एक्सप्रेशन हमें क्या प्रूव करके दे रहा है कि भले ही डिस्टेंस उतना ही रहे, बट अगर थीटा चेंज हो गया यानी कि पोजीशन चेंज, थीटा इज रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ P, R डिस्टेंस ही रखते, बस P को इधर ले आते तो पोटेंशियल बदल जाता। R डिस्टेंस ही रखते और इधर ले आते तो पोटेंशियल बदल जाता, ज़ीरो हो जाता। आ रही बात समझ में? यानी कि R जो है वो सिंपली डिस्टेंस नहीं है, वो पोजीशन है। और P भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर, ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम -q टू +q। घर जाके रिवाइज करना कि हमेशा -q से +q ही क्यों लिया जाता है, +q से -q क्यों नहीं लिया, ठीक है। फिजिक्स में हर बात का आंसर होता है, केमिस्ट्री जैसा नहीं होता है, एक्सेप्शन है, रट लो, ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में हर बात के पीछे लॉजिक होता है। तो वो लॉजिक क्या है जाके पढ़ना, ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, तुम्हें याद होगा। नहीं, आज जाके देख लेना, नोट कर लो कॉपी में। वाई डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज़ फ्रॉम -q टू +q। -q से +q ही क्यों लेते हैं, ठीक है, P का डायरेक्शन। तो आते हैं वापस डिस्कशन पर। P और R दोनों ही वेक्टर हैं, तो इस इक्वेशन को क्या हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? तो इस बात का आंसर है हाँ, ज़रूर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, दो वेक्टर्स कहीं दिखाई दें, उनके साथ cos थीटा दिख जाए तो तुम समझ जाना वही कंपोनेंट वाला डिस्कशन है जो हम लोग कई बार कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा था? P cos थीटा दिख रहा था, यानी कि P का ये P है, -q से +q, इधर P होता है, ये जो एरो दिख रहा है ना यही P है। P का अगर हम इधर कंपोनेंट लें R के डायरेक्शन में तो वो क्या हो जाएगा? P cos थीटा, वही ऊपर लिखा हुआ था। तो ऐसा जब आ जाए कंपोनेंट वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग कंपोनेंट, तो समझ जाना कि वहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। स्केलर प्रोडक्ट A डॉट B, अगर A वेक्टर डॉट B वेक्टर लिखा इक्वल टू होता है AB cos थीटा। तो अगर हमें A cos थीटा लिखना है यानी कंपोनेंट ऑफ A अलॉन्ग B, तो क्या हो जाएगा? A डॉट B बाई B, A cos थीटा आ जाएगा। B का A के अलॉन्ग कंपोनेंट लिखना है यानी कि B cos थीटा, तो क्या हो जाएगा? A डॉट B बाई A। यानी कि कंपोनेंट अगर हमें निकालना है तो हम डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा आ रहा था P cos थीटा, तो इसका मतलब P का कंपोनेंट हम लिख सकते हैं कैसे? V इक्वल टू क्या था? K P cos थीटा बाय R², ये था। P cos थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? देखो, अगर हम R डॉट P करते तो क्या आता? RP cos थीटा आता। तो P cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? R डॉट P बाय R, ये आ जाएगा। P cos थीटा की जगह ये लिख दो तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन। R और P वेक्टर थे, उनकी वेक्टर प्रॉपर्टी भी इसमें इंक्लूड हो गई, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा? K R डॉट P या P डॉट R, कुछ भी लिखो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, किसी को भी पहले लिख दो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो K R डॉट P, अगर किसी बुक में P डॉट R लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि R डॉट P और P डॉट R सेम चीज़ है। और बाय R, एक R² पहले से ही था, तो ये हो जाएगा R3। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो R³ आ जाएगा। तो ये हमने उसी जनरल एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। तो जनरल पोजीशन में डायपोल का पोटेंशियल आ जाता है K R डॉट P बाय R³, ठीक है।